जय हिंद मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताया जा चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या वर्क है किसका, पूरा ये बताया जा चुका है। अब इसका फिजियोलॉजी पर हम चर्चा करेंगे, यह कैसे वर्क करता है। तो टीथ का एक अलग चैप्टर हमने बना दिया था, एक अलग जो है वीडियो बना के आपको भेज दिया है, आप लोग देख सकते हैं उसको। और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, कहीं से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता उसमें से। इसी प्रकार हम आते हैं डाइजेशन पे। डाइजेशन मीन्स आप तो जानते ही हैं, बताया गया है पूर्व में भी कि जो कॉम्प्लेक्स फार्म ऑफ फूड होता है, इनसॉल्युबल होता है, वह सॉल्युबल और सिंपलर फार्म में तोड़ने की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन में आपका कई प्रोसेस होता है, जैसे पहला होता है इंजेशन, फिर उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर आपका होता है एसिमिलेशन, फिर आपका होता है डेफिकेशन, फिर होता है इजेशन। तो हम आते हैं पहले इंजेशन पे। इंजेशन में होता क्या है, इंजेशन में मित्रों ये होता है कि फूड को हम अंदर लेते हैं, मुंह के अंदर लेते हैं। तो मुंह के अंदर क्या होता है, हम लोग उसको बोलस बनाते हैं, निवाला, क्योंकि दांत से छोटा छोटा करके कूचते हैं और लार में मिलाते हैं। लार में मिलाने के बाद वह बोलस बन जाता है। अब इसी से शुरू होता है हमारा केमिकल डाइजेशन। हम तो मैकेनिकल बता चुके हैं, अब केमिकल डाइजेशन आपको शुरू होगा यहाँ से, रासायनिक पाचन। तो लार ग्रंथियां 3 पेयर्स होती है हमारे मुंह में। जो हमारी कैविटी है उसमें 3 पेयर्स लार ग्रंथियां होती हैं। पहला होता है वो पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबमैक्सिलरी ग्लैंड, तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी मुख्य की ग्लैंड है जो मेन है। तो उसमें होता क्या है, उससे वो सिक्रीशन होता है लार का, उन सबसे होता है 1 से 1.5 लीटर डेली जो है लार सिक्रीट होता है। तो उसमें लाइसोजाइम होता है, थाइनोसेट होते हैं, और आपका ये टाइलिन नामक एंजाइम उसी से निकलता है। आपका सैलोरी ग्लैंड से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, जो मंड पाचक होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम मुख से ही शुरू हो जाता है, वह होता है टाइलिन। इसीलिए कहा गया है कि जब रोटी ज्यादा देर तक हम चबाते हैं तो मीठी क्यों लगती है। इसलिए लगती है क्योंकि उस पर टाइलिन वर्क करता है, और जो मंड होता है माल्टोज में चेंज हो जाता है। इसलिए ज्यादा देर चबाने से, देर तक चबाने से हमारा जो है वो रोटी मीठी लगने लगती है, क्योंकि माल्टोज मीठा होता है। अब आते हैं, देखिए पैरोटिड ग्लैंड्स की जो डक्ट पूछी जाती है, कौन कौन सी डक्ट किससे लगी होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट जो होती है स्टेंसन डक्ट होती है। आप ध्यान दीजिए, पैरोटिड ग्लैंड की स्टेंसन डक्ट होती है, और सबमैक्सिलरी की वाटन डक्ट होती है, और सबलिंगुअल ग्लैंड की कौन सी होती है, आपका रिवियन डक्ट होती है, रिवियन डक्ट होती है। मीन्स इसका पैरोटिड ग्लैंड है, एक ग्लैंड ऐसे होती है, ऐसे ऐसे करके इससे एक डक्ट निकलती है। इसी डक्ट का नाम आपको बताया जा रहा है, पैरोटिड का स्टेंसन डक्ट, सबमैक्सिलरी वाटन डक्ट, और सबलिंगुअल का रिवियन डक्ट होता है। ये इतना याद करना बहुत कंपलसरी है। और मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, रासायनिक पाचन वह पाचन होता है जिससे स्टार्च जो होता है, जो रोटी हम खाते हैं, वो टाइलिन इस पे वर्क करता है, तो माल्टोज में चेंज हो जाता है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको जो है कि मुख में पाचन कैसे होता है। ये प्रोसेस है पूरा जो है, और लार का फंक्शन आपको बता ही दिया गया है पहले। तो इसमें क्या होता है, टाइलिन जो निकलता है पैरोटिड ग्लैंड से लार निकलता है, उसमें टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है, थाइनोसेट के एंजाइम होते हैं, और आपका जो है म्यूकस होता है, म्यूसिन होता है, जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, बोलस को, बोलस, उसको बोलस कह देते हैं। जैसे हमारे शरीर में ये मुख है, मिक्सर मशीन का काम कर रही है इस समय। जैसे आप मिक्सर मशीन ले आते हैं तो उसमें डाल के चला देते हैं, तो इसमें डाल के बार बार चलाते हैं, दांत से चबाते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ा पीसेस में हो जाते हैं, और वह बोलस बन जाता है, जिसे हम कहते हैं निवाला। यह पूछा जाता है, भी आगे चल करके आओ बताया जाएगा इसके बाद यह बोलस किसमें परिवर्तित होगा। यह हमारा आपका हो गया मुख में पाचन, मतलब कि कैविटी, मोरल कैविटी में पाचन कैसे होता है। फिर हमारा वो बोलस जाता है कहाँ, फायरिंग से होते हुए ओइसोफेगस में जाता है। यह हमारा ओइसोफेगस है,
ओइसोफेगस है, ये ध्यान दीजिएगा, ओइसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं निकलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ओइसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ म्यूकस लगा होता है और भोजन कमा कुंचनगत के द्वारा ऐसे ऐसे करते हुए आगे से पीछे की तरफ आता है। इट मीन्स आप देखिए कि ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, तो ये ऐसे ऐसे करके भोजन इधर आएगा, ठीक है, एक ग्रास नली में से ऐसे होकर के आएगा। कभी कभी आप देखेंगे जब ग्रास नली में पेट में जब हम आते हैं, कभी खाना नहीं खाए रहते हैं, दूर से आते हैं धूप वूप से, अचानक में पानी पी लेते हैं तो क्यों जो है पेट दर्द होने लगता है। यही कारण होता है कि वो ग्रास नली या स्टमक में ये जो गतियां होती हैं कभी ऐसे एक दूसरे से मिल जाती है, वो पानी सीधा आके उसी पर लग जाता है, इसलिए वह पेट दर्द होने लगता है पानी पीने से, तो कुछ देर बाद ही आराम मिलता है। तो ये हुआ आपका जो है ओइसोफेगस से, फिर आया स्टमक में, किसमें आ गया यह स्टमक में आ गया। पहले स्टमक में ध्यान दीजिएगा, स्टमक में पहला पार्ट होता है कार्डियक, कार्डियक बाद फंडिक, फिर पाइलोरिक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका इसमें स्टमक में भोजन आया आपका, तो इसमें होता है गैस्ट्रिन नामक एंजाइम निकलता है। जैसे ही म्यूकस सेल्स पहुंचेगा, यहाँ ग्लोबुलेट सेल्स होती हैं जो म्यूकस को स्रावित करती हैं, और इसी में से गैस्ट्रिन एंजाइम निकलता है। गैस्ट्रिन एंजाइम वर्क करता है, यहाँ जो है आपके पेप्टिक सेल्स होते हैं, पेप्टिक सेल्स या जाइमोजस सेल्स होते हैं, और ऑक्सिंडिक, कई प्रकार के इसमें सेल्स पाए जाते हैं स्टमक में, इतना जानते रहिए, जिसे कहते हैं पेप्टिक सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स और ग्लोबुलेट सेल्स। आपका जो है ग्लोबुलेट सेल्स से निकलता है म्यूकस, और पेप्टिक सेल से निकलता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन निकलता है, और आपका ऑक्सिंटिक सेल से निकलता है क्या, एचसीएल, एचसीएल इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर अभी बताएंगे उसे क्या कहते हैं। म्यूकस इससे निकलता है, आप देख लीजिए, गैस्ट्रिन एक्टिवेट करता है इस दीवार को, आमाशय की दीवार को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, उससे गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। गैस्ट्रिक जूस किससे निकलेंगे, पेप्टिक सेल्स होता है, पेप्टिक सेल्स को फिर चेन जाइमोजन सेल्स कहते हैं, जिससे पेप्सिनोजन निकलता है, और पेप्सिनोजन पे ये एचसीएल वर्क करता है, तो चेंज हो जाता है पेप्सिन पे। इतना समझ में आया, पेप्सिनोजन चेंज इनटू पेप्सिन बाय एचसीएल, एचसीएल के द्वारा यह पेप्सिन में चेंज हो जाता है यहाँ। और पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन, आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है इसमें से आपको बताएगा ऑक्सेंटिक सेल्स होता है, ऑक्सेंटिक सेल्स यहाँ होता है, ऑक्सेंटिक सेल से एचसीएल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका पीएच बहुत ही जब कम होता है, जो है जिसका पीएच 2 से 3 होता है, जो बहुत ज्यादा जो है वर्क करता है अगर इसमें म्यूकस ना लगा रहे, इसलेस ना हो, इसमें म्यूसिन का कवरिंग ना हो, तो इसको भी, हाथ को भी पचा डालेगा, आमाशय को भी यह एचसीएल पचा डालेगी, इतना ज्यादा एसिडिक होता है। जब कभी कभी हमको कच्ची ढेकार आती, भोजन नहीं पचता है, तो ऊपर आता है, देखिए जलने लगता है, यह पूरा गला जलने लगेगा। और तब यह एचसीएल, अब बता दें हाइड्रोक्लोरिक का वर्क क्या होता है। एचसीएल का काम यह होता है कि आप भोजन को सड़ने से पहली बार बचाता है, उसमें जो बैक्टीरिया आए हुए रहते हैं उनको मार डालता है, और यह भोजन के माध्यम को एसिडिक बनाता है, और एसिडिक जब बन जाता है तो वह इस पर एंजाइम वर्क करने लगते हैं। आमाशय में जो भी एंजाइम एसिडिक, जो भी एंजाइम है वो एसिडिक माध्यम में ही काम करते हैं। तो ये सीएल का काम है, उनको जो है, इसे पेप्सिनोजन है तो पेप्सिन में चेंज कर देता है, प्रोरेनिन है तो रेनिन में चेंज कर देता है, यह ये सीएल का काम होता है। जब कभी कभी आप देखिए ये सीएल एचडी का समझ रहे हैं, हम बताएं आपको, जब डकार आती है तो यहाँ आ जाता है तो जलने लगता है, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा जलता है। दूसरी चीज़ कि जब कभी छिछनाहट हो जाती है तो वोमिटिंग होती है, जब वोमिटिंग होती है तो देखिए कितना तेज पूरा नाक और ये सब जलने लगता है, वो एसिड का ही काम है, ये सीएल ही है कि इतना खराब लगता है जो है कि वोमिटिंग होने के बाद। तो फिर यहाँ ये आता है ये सीएल, तो
देखिए प्रोरेनिन है, इस पे HCl वर्क किया तो रेनिन बन गया, ठीक है। अब ये पेप्सिनोजन था तो HCl वर्क किया, पेप्सिन हो गया। अब प्रोटीन पचना शुरू होगा, वहां तो हमारा बंड पचा था, अब यहाँ प्रोटीन पचेगा। प्रोटीन पे पेप्सिन काम करेगा, एंजाइम है तो पेप्टोन्स में चेंज हो जाएगा। गुड, देख रहे हैं प्रोटीन पेप्सिन काम कर रहा है, पेप्टोन्स में चेंज हो रहा है। और ये मिल्क प्रोटीन केसिन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? मिल्क प्रोटीन होती है, इस पे रेनिन वर्क करता है तो यह कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज होता है। अब आप ये पूछेंगे यह क्या है? अब यह आप साधारण भाषा में समझिए, केसिन मिल्क प्रोटीन होती है। जब बच्चों को दूध पिलाया जाता है तो कुछ समय बाद वह वोमिटिंग अगर कर देते हैं तो दही जैसा निकलता है, तो वो दही वही है, कैल्शियम पैराकैसिनेट ही क्या है? दही है जो वह निकलता है। क्योंकि वह रेनिन, बच्चों में रेनिन एंजाइम सिक्रीशन होता है, इसलिए वह चेंज कर देता है केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में। या काफ में ज्यादातर पाया जाता है जानवरों, बट इसमें भी जो है बच्चों में कहा जाता है। बड़ों में यह काम पेप्सिन ही करता है, जो काम रेनिन यह कर रहा है पेप्सिन ही करता है। आपको एकदम सही तरीके समझ लीजिए कि बच्चों में रेनिन होता है, जो केसिन प्रोटीन मिल्क प्रोटीन होती है, वह कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर देती है। इतना क्लियर आपको हो गया होगा। यहाँ से पाचन खत्म होता है स्टमक का, मतलब कि आमाशय का पाचन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर एकदम जो है। और उसके बाद चलते हैं हम इंटेस्टाइनल डाइजेशन में। ये क्लियर हो गया, यहाँ ऑक्सीटिक सेल्स और चीफ सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें से आपका ऑक्सीटिक सेल से HCl निकल रहा है, चीफ सेल से ज़ाइमोजन सेल से आपको पेप्सिनोजन निकल रहा है। गैस्ट्रिन नामक हार्मोन होता है जो एक्टिवेट करता है इनकी दीवारों को, जिससे एंजाइम्स निकलते हैं। एकदम क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। जितने सवाल इसमें से आते हैं बताया जा चुका है। और अब देखिए उसमें जानवरों में क्या होता है, इसमें 4 पार्ट होते हैं, इसमें 3 पार्ट है, उसमें 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से बताया गया है? रूमेन, रेटिकुलम, एबोमाइसम, मैसम, ठीक है। तो वह पार्ट होते हैं। जब देखिए एबोमाइसम ओमाइसम जो होता है और रूमेन और रेटिकुलम होता है, देखिए जब जानवर खाना खा लेता है, घास भूसा खा लेता है, तो अब बैठ करके जुगाली करता है, मतलब मुंह को चलाता है, तो अब पेट का अपने आमाशय का भोजन अपने मुख में लाता है, चबाता है, फिर उसको अंदर ले जाता है, तब पचाता है। इसी को कहते हैं जुगाली करना, ठीक है। एक बार भोजन अंदर जाएगा, फिर आमाशय से बाहर आएगा, चबाएगा, उसको चबाकर छोटा पतला करेगा, फिर अंदर जाके वह जो है क्या करेगा? पचाएगा। तो यह होता है उसमें जानवरों में। अब हम आते हैं इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होती है, यहाँ कार्डियक स्टमक है, यहाँ पाइलोरिक स्टमक है, यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा होता है, जो यहाँ आता है जो है जैसे ही आमाशय से भोजन यहाँ आता है, कहाँ? डिओडिनम में। ये डिओडिनम वाला पार्ट है, ये देख लीजिए, यह डिओडिनम वाला पार्ट है। डिओडिनम में जैसे आता है तो लार का जो प्रभाव होता है, वो पेप्टोन्स प्रोटीन वगैरह होते हैं, जब यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ शुरू हो जाता है इंटेस्टाइनल डाइजेशन। इंटेस्टाइनल डाइजेशन शुरू होने से पहले यहाँ जब यहाँ HCl का प्रभाव रहता है तो यहाँ पहुंचता है, जैसे यहाँ की दीवारें निकालती हैं कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन हार्मोन्स, कोलिसिस्टिके एंड सेक्रेन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन नामक एंजाइम जो है निकालती हैं, और एंजाइम में हार्मोन्स निकालती हैं डिओडिनम में। ध्यान दीजिएगा, डिओडिनम में कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। यह सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियाज में और लीवर में जाकर के यहाँ के सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ध्यान दीजिएगा, सुने बहुत होंगे लेकिन समझ नहीं आया होगा। कोलिसिस्टोकाइनिन और जो है सेक्रेटिन का काम, कोलिसिस्टोकाइनिन जाता है पैंक्रियाज में, इसको पैंक्रियोजाइमिन भी कहते हैं। इस कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन को यह यहाँ की दीवारों को, अग्नाशय को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, जिससे यहाँ पैंक्रियाटिक जूस निकलने लगता है, और यह यहाँ जाके एक सिक्रेटिन करता है लीवर में, तो वहाँ बाइल निकलता है, बाइल बनता है, वहाँ बाइल मतलब पित्त बनता है।
पित्त जो है वहां से बनेगा, फिर उसमें एंजाइम कोई नहीं होता है, पित्त बनकर के आपका आएगा, हेपाटिक डक्ट होती है, हेपाटिक डक्ट से आएगा सिस्टिक डक्ट में, सिस्टिक डक्ट से जो है आपका ये गॉल ब्लैडर में आता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल बाइल गॉल ब्लैडर में नहीं बनता है, पित्त जो होता है गॉल ब्लैडर में नहीं बनता है, वह बनता है किसमें, लीवर में, वह यहाँ आता है। जितनी जरूरत होती है स्ट्रक्चर ऑफ ओडी पाई जाती है, वही उतना कंट्रोल करती है डिओडिनम में, कितना जाना है कितना नहीं, और जो बचता है वह गॉल ब्लैडर में आके क्या होता है, स्टोर होता है। जब कभी गॉल ब्लैडर कभी कभी काट कर निकाल भी देते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा वर्क नहीं, सिर्फ स्टोर करने का वर्क है। कभी यहाँ इन्फेक्शन है, पथरी हो जाती है, या यहाँ इन्फेक्शन हो गया आपका लीवर में, तो वह जो पित्त है, बाइल है, वह यहाँ न जाकर के सिस्टिक डक्ट से जो यहाँ खुलती है, यहाँ स्टोर ना होकर ये पूरा इंटेस्टाइन में आने लगता है, और इंटेस्टाइन पूरे शरीर में रुधिर के माध्यम से फैल जाता है, तो वह पीलिया का कारण बन जाता है। ठीक है, वो उधर हो गया, पीलिया का कारण बन गया। अब आते हैं यहाँ, जैसे ही यहाँ बाइल आता है, बाइल क्या करता है, पित्त का काम क्या है कि भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। क्षारीय बना देता है इसलिए कि जो है यहाँ जो पैंक्रियाटिक जूस है और इंटेस्टाइनल जूस है, वह आप काम नहीं करेंगे इस पे भोजन पर। जब यह माध्यम क्षारीय बना देगा, 7.5 से 8 हो जाएगा, पित्त माध्यम बनाता है, भोजन को क्षारीय बनाता है और भोजन को इमल्सिफाई करता है, मतलब उसके पाचन के लिए, फैट के पाचन के लिए उसको अनुकूलित करता है। कौन, पित्त ही करता है। यह पित्त में कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, पित्त में कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम टार्कोलेट होता है, तो वह आता है यहाँ इमल्सिफाई करता है भोजन को और क्षारीय बनाता है। फिर यहाँ पैंक्रियास से क्या करता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है डिओडिनम में। ठीक है, डिओडिनम में आपका पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। यह पैंक्रियाटिक जूस जब निकलता है तो उसमें क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन निकलता है, वह इंटीरोकाइनेज नामक एंजाइम में ट्रिप्सिन में चेंज होता है, ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। पैंक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है, क्योंकि यह तीनों बड़े मॉलिक्यूल्स को पचा लेता है, जैसे प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। यहाँ तक कि न्यूक्लिक अम्ल को भी पचाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी पचाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। ठीक, पूर्ण पाचक एंजाइम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे बड़े मॉलिक्यूल्स को पचा लेता है। तो ट्रिप्सिनोजन चेंज होता है इंटीरोकाइनेज के द्वारा ट्रिप्सिन में। ठीक है, और पेप्टोन्स चेंज होगा, तब पेप्टोन्स जो यहाँ टूटा हुआ है, पेप्सिन से प्रोटीन टूटी है, पेप्टोन्स में वह पेप्टोन्स चेंज होगा ट्रिप्सिन के द्वारा पेप्टाइड में चेंज हो गया। और फैटी एसिड जो होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो पैंक्रियाज में लाइपेज होता है, उससे ग्लिसरॉल में, मोनोग्लिसराइड में भी चेंज हो जाता है। स्टार्च जो होता है, जो माल्टोज या स्टार्च जो बचा रह जाता है, एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, वह माल्टोज में चेंज हो जाता है। माल्टोज में और ग्लूकोज में भी यह चेंज हो जाता है। यहीं पे जो है डिओडिनम शुरू होता है। डिओडिनम में क्या आता है, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल आते हैं, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाते हैं। फिर भोजन आता है जिजिनम में, जिजिनम प्रसार होता है, ब्रश बॉर्डर सेल्स पाए जाते हैं और बिलाई पाए जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करते हैं। ब्रश बॉर्डर सेल्स, बिलाई। ठीक है, इतना समझते रहिए कि कहाँ पाए जाते हैं ये सारी चीजें। तो इसमें स्टार्च एमाइलेज के द्वारा माल्टोज में चेंज हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियर मतलब पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस के द्वारा न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल और वो भी सारी चीजें रेप्सिन से चेंज हो जाती हैं। अब हम आते हैं आपका इसमें, ये हो गया आपका यहाँ डिओडिनम से जिजिनम में आया, जिजिनम से अब इलियम में आया। इलियम में कौन आया, भोजन आया। कौन भोजन आया, क्षारीय भोजन आया। अब देखिए यहाँ वाले भोजन को तो हमने क्या कहा दिया था, बोलस। अब यहाँ वाले भोजन को काइम। ठीक, अब यहाँ जो भोजन आ गया है
इलियम में वह काइल हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, बोलस कहाँ होता है? मुख में। और काइल कहाँ होता है? आमाशय में। काइल कहाँ होता है? वह इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया, इलियम तक क्लियर हो गया एकदम। बिलाई पाए जाते हैं और प्लस बॉर्डर सेल्स पाए जाते हैं, जो इलियम में इतना ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ की अपेक्षा बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसका प्रसार 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं, जिससे पोषक तत्व जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही जो है आपका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ एब्जॉर्प्शन हो जितने भी होंगे, यहाँ सब डाइजेशन पूर्ण होगा, सिर्फ मल बचेगा। आगे हम बताते हैं आपको। फिर इसके बाद न्यूक्लियेज हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज हो गया। अब हम आते हैं इंटेस्टाइनल जूस में। अब आ गए इलियम में। इलियम और जिजनम में जो भी एंजाइम्स निकलते हैं उसे सकस इंट्रिकस कहते हैं। सकस इंट्रिकस कहते हैं। आप एकदम क्लियर हो, इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहते हैं? सकस इंट्रिकस कहते हैं। और आमाशय वाले गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस अलग है। तो यहाँ इंटेस्टाइनल जूस जो है सकस इंट्रिकस कहते हैं। यह सिक्रीशन होता है, ब्रूनस ग्लैंड होता है, जो क्रिप्स ऑफ लिवर गुण होती है, उसमें ब्रूनस ग्लैंड खुलती है, जिससे म्यूकस स्रावित भी होता है और एंजाइम भी होता है। एंजाइम होता है। तो इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहते हैं? सकस इंट्रिकस कहते हैं। इसको आपने देख लिया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ हम मिटा के आपको बता दे रहे हैं इसका भी वर्क। देखिए कैसे काम करता है, जो है क्लियर एकदम आप हो जाएंगे। और देखिए, जो ब्रूनस ग्लैंड होती है म्यूकस स्रावित करती है और एंजाइम से सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो उसमें एक इरेप्सिन एंजाइम होता है। इरेप्सिन पूछा भी जाता है, यह ग्रुप्स ऑफ एंजाइम है। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है। जो भी एंजाइम है सारे एंजाइमों में पचाती है प्रोटीन को। जैसे पेप्टोन्स है, पेप्टोन्स को किसमें चेंज कर देगी? इरेप्सिन। इरेप्सिन चेंज कर देगी पेप्टाइड्स में एंड अमीनो एसिड में। किसमें चेंज कर देगी? अमीनो एसिड में। यह सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन हो गया। तो अमीनो एसिड क्या हो गया? सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन हो गया। अब यहाँ पूरा है पच चुका प्रोटीन आपका। फिर इसके बाद आता है इसमें ये इरेप्सिन के बाद आपका आता है इंटेस्टाइनल एमाइलेज जो होता है। इंटेस्टाइनल एमाइलेज जो होता है, इसमें क्या होता है? एमाइलेज आप जानते हैं, जो माल्टोज वगैरह है, माल्टोज हो, ठीक है, या माल्टोज ये है। माल्टोज किसमें चेंज होगा? माल्टेज एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? माल्टेज। कई एंजाइम, ग्रुप ऑफ एंजाइम बताए हैं, तो माल्टोज माल्टेज के द्वारा किसमें चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। ठीक, यह स्टार्टर फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जो था, फैटी एसिड जब था, वह किसके द्वारा चेंज होगा? इंटेस्टाइनल लाइपेज के द्वारा। किसमें चेंज होगा? ग्लिसरॉल में, सबसे छोटे फॉर्म में। ठीक, अब ये देखिए न्यूक्लियोटाइड्स बन गया था। न्यूक्लियोटाइड्स आपका न्यूक्लियेज एंजाइम है। न्यूक्लियोसाइड में चेंज करेगा प्लस फास्फेट में। ये स्टार्टर फॉर्म हो गया। ठीक, लैक्टोज है। लैक्टोज क्या होगा? लैक्टोज लैक्टेज से चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। ये जैसे नाम पढ़े हैं, लैक्टोज लैक्टेज, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियेट, फैटी एसिड लाइपेज, माल्टोज माल्टेज, ये चेंज हो रहे हैं स्टार्टर फॉर्म। जो पहले पच चुके हैं, आधा टूट गया है, अब ये स्टार्टर फॉर्म में चल रहे हैं। लैक्टोज लैक्टेज में, तो यह किस में होगा? ग्लूकोज में। सुक्रोज किससे चेंज होगा? अब देखिए यहाँ पे सुक्रेज से।
अब सुक्रोज सीक्वेंस से चेंज हुआ, देखिए यह फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में चेंज होगा सुक्रोज। ये आपका पूर्ण पाचन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। सकस इंटेस्टाइन एंजाइम जो होता है वह पूर्ण जो बचा खुचा रहता है सब पचा देता है। अब जो बच गया फिर इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जो पोषक पदार्थ होते हैं वो एब्जॉर्प्शन होते हैं। जो प्लाज्मा होता है रुधिर में उसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इन पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, एसिमिलेशन होते हैं। जब वह रुधिर में जाके मिल जाता है तो वहाँ एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। फिर उसके बाद यह भोजन जो बचा हुआ है पूरा जितना एब्जॉर्ब होना था एब्जॉर्ब हो गया, फिर पानी सहित वह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल से किसमें जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से में क्या होता है, मेन चीज होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, आप समझ लीजिए क्या होता है। इधर तो आप देख ही लिए होंगे, आप अपना ले लिया करिए स्क्रीनशॉट। लार्ज इंटेस्टाइन में हमेशा याद रखिएगा, टेक्निकली कोलन भी कहते हैं इसे, कोलन, ठीक है। यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत पूछता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का अवशोषण लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, कोलन में होता है। यहाँ देखिए यहाँ से भोजन पचते हुए आया, यहाँ आया, फिर यहाँ सीकम में आया। सीकम में पानी वाला है, पानी वाला जो पार्ट है पूरा पानी यहाँ सोख लेगा। यह सीकम जानवरों में, एनिमल्स में बड़ा होता है क्योंकि उसमें सेलुलोज का पाचन होता है, और सेलुलोज का पाचन होता है। यहाँ विटामिन के और B12 का भी सिंथेसिस भी होता है, ध्यान दीजिएगा। और आमाशय में एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का, ये भी पूछता है क्वेश्चन। सिंथेसिस कहाँ होगा, के का यहाँ होगा, B12 का कहाँ यहाँ होगा, बट एब्जॉर्प्शन B12 का आमाशय में होता है हम लोगों के में जो है, ठीक। ये सीकम उसमें बड़ा होता है, सेलुलोज का पाचन करते हैं क्योंकि यहाँ प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। और उसके बाद जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन आपका वर्मिफर अपेंडिक्स है, यहाँ से भोजन होते हुए जाएगा कहाँ, रेक्टम में, मलाशय में जाएगा। मलाशय से क्या होता है, डेफिकेशन होगा, इजेशन होगा, इजेशन होगा, जो मल होगा वह बाहर चला जाएगा, ठीक। ये तो हो गया आपका पूरा प्रोसेस कैसे है जाएगा, जितने क्वेश्चंस आते हैं आपको बताए गए हैं। और अब आते हैं हम कुछ विशेष टॉपिक्स हैं जो बताना जरूरी है। जैसे आपका उसमें भोजन में जो मल होता है आता है लास्ट में बाहर, उसमें इंडोल और स्केटोल नामक पदार्थ होते हैं, इंडोल और स्केटोल, ध्यान दीजिएगा, जिससे मल में बदबू आती है। इंडोल एंड स्केटोल मटेरियल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिससे स्मेल आती है किसमें, मल में, ठीक है। डिफिकेशन मटेरियल में मल में क्या आता है, बदबू आती है, इंडोल एंड स्केटोल के द्वारा, ठीक है। और बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होते हैं पदार्थ जो लीवर से निकलते हैं। यह क्या करते हैं, वो जो आपका मल है उस मल को क्या करते हैं, पीलापन इन्हीं के द्वारा आता है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन के द्वारा। यह बहुत कॉमन चीजें हैं जो पूछी जाती हैं और आपको बताई जा रहे हैं। इंडोल स्केटोल के द्वारा ये होता है, बदबू आते हैं, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन के कारण वह पीला हो जाता है मल आपका। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। आपका जैसे मुख से पाचन होता है, इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, पैरोटिड ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, उसमें टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, आपका मंड को पचाता है, माल्टोज में कर देता है, जिससे आपका जो है रोटी मीठी आने लगती है देर तक चबाने में।
फिर उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है, आमाशय में आता है भोजन। आमाशय में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स होता है और वह एंजाइम क्या करता है, पाचन का काम करता है। फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ आपका पैंक्रियाटिक जूस निकलता है और इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं जो पाचन का काम करते हैं। फिर वो जितना पाचन हो जाता है, भोज्य पदार्थों का एसिमिलेशन हो जाता है, पोषक तत्व जो होते हैं वह, उसके बाद भोजन आता है बड़ी जो है आमाशय में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आंत में, बड़े आंत में आता है। तो वहाँ क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण हो जाता है। फिर उसके बाद डिफिकेशन होता है। ठीक, आज का हमारा टॉपिक यही इतना हो गया, पूरा पाचन खत्म हो गया। आपको हमें लगता है पूरा क्लियर हो गया होगा कहाँ क्या पाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।